प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर 3 लेकर आया हुआ हूँ और पाठ का नाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, धातु और अधातु, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ना मैं इस पार्ट का सारे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने हुए रहिए। एक अच्छा 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस तरह से मैं सारे पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से एक ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर भी दिया है, बट मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को डाउट होगी तो उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, शनिवार किसका आयक्स है? ठीक है, शनिवार किसका आयक्स है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए आयक्स क्या चीज होती है। ठीक है, आयक्स देखिए, आप जो कुछ भी जहाँ रहते हैं वहां से कुछ मिट्टी भी उठा लेंगे ना, तो उसमें कुछ तत्व है, पदार्थ है। ठीक है, तो वो क्या है ना, वह खनिज है। जो कुछ भी आप अपने आसपास से मिट्टी या कोई भी चीज उठा लिए तो वो क्या चीज है? खनिज है। ठीक है, खनिज, वो खनिज है। किंतु क्या आप जहां से मिट्टी उठा लिए, ठीक है, जहां से क्या उठा लिए? मिट्टी उठा लिए, क्या वो मिट्टी से कोई धातु निकाला जा सकता है? जैसे अल्युमिनियम या कोई धातु निकालना चाहेंगे तो मिट्टी से ना धातु हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सभी खनिज से धातु निकालना मुश्किल है। तो जिस खनिज से ना हम लोग क्या निकाल सकते हैं? धातु निकाल सकते हैं, उस खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे? आयक्स। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, तो जिस खनिज से हम लोग धातु निकाल सकते हैं आसानी में, कम खर्च में, उसे क्या बोलेंगे? आयक्स। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, शनिवार किसका आयक्स है? ठीक है, शनिवार किसका आयक्स है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोग। ठीक है, बी में पारा है। शनिवार किसका आयक्स है? पारा का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए है, मैं ऑप्शन रीड कर दे रहा हूँ। देखिए, तांबा ए में, दूसरा में पारा, तीसरा में सल्फर, डी में सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहती है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहती है? ऑप्शन नंबर ए पीतल, बी कांसा, सी सोल्डर, डी में स्टील। ठीक है, तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को पीतल कहती है। तांबा की बात करें तो तांबा का दूसरा नाम कॉपर भी है। क्या है बोलिए? कॉपर। तांबा का दूसरा नाम क्या है? कॉपर। ठीक है, तांबा का दूसरा नाम कॉपर है। और जस्ता की बात करें तो जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। ठीक है, जस्ता का परमाणु संख्या की बात कर दी तो 30 होती है। और कॉपर, ठीक है, कॉपर या तांबा बोले तो इसका संकेत Cu होती है। और परमाणु संख्या की बात करें कॉपर की तो 29 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल। याद रखेंगे। ठीक है, मैं ना लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट के तौर पे दूंगा, जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 होगी, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखिए, तभी था तांबा और जिंक था, अभी तांबा और क्या है? टीन। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांसा, बी में पीतल, सी में सोल्डर, डी में स्टील। ठीक है, तो तांबा और टीन की मिश्र धातु को ना कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब इसका, कांसा। ठीक है, जो यहाँ पे उत्तर भी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सीसा तथा टीन। देखिए, इस प्रकार का 3 क्वेश्चन अभी लेकर के हो रही है। ठीक है, फर्स्ट में था तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल। सेकंड नंबर में था तांबा और
टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा। और अभी ये सीसा, ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा को बात करें ये सीसा की, तो सीसा को लेड भी कहते हैं, ठीक है, लेड, जिसका संकेत Pb होता है। और टीन की बात करें तो इसका संकेत होता है Asn। इसके मिश्र धातु को क्या कहती है? तो इसके मिश्र धातु को ना सोल्डर कहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे, चौथा हो गया, पांचवा चलेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या 5। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए ऐसा कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में दिया है लिथियम, कैल्शियम, सी में तांबा, डी में लोहा, ठीक है। तो किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो लिथियम। आप लोग एक चीज देख लीजिए, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुओं का नाम है पहला सोडियम, ठीक है, क्या बोलिए? सोडियम, जिसका संकेत Na होता है। और दूसरा है पोटेशियम, जिसका संकेत K होता है। और तीसरा लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है? Li। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार ना हम लोग इसमें लिथियम मारेंगे, लेकिन लिथियम नहीं रहता और सोडियम रहता तो सोडियम को भी हम लोग क्या है इसका आंसर सोडियम हो जाता है। और सोडियम और लिथियम नहीं रहता तो इसका आंसर पोटेशियम हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। सॉरी 5 होगी, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, धातु की बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन अधातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, बी लोहा, तीसरा है पारा, डी में तांबा। तो ना इसका सही जवाब होगा पारा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब पारा के बारे में आप क्या चीज जानते हैं? ठीक है, क्या चीज? पारा। तो मैं बता देना चाहूंगा, पारा ना मनुष्य के तापमान को मापा जाता है, उस यंत्र का नाम है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा धातु लगी होती है? ठीक है, किसमें? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में ना पारा धातु लगी होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या एक क्वेश्चन समझ पाए होंगे, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा पारा। अगर यही जगह क्वेश्चन पूछ देता अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जवाब होता ब्रोमीन। किंतु ब्रोमीन धातु नहीं है, ये अधातु है, अधातु है, और ये ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। किंतु इसका जवाब पारा सही होगा, धातु पूछा है इसलिए पारा, अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कौन सा अधातु, अधातु की बात कर रहा है, ध्यान देंगे, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? देखिए अधातु है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। तो तभी हम लोग ने देखा था, डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। अधातु है और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। अगर धातु बोलता और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जवाब सही होता पारा, किंतु इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे कठोर तत्व कौन है? देखिए ऑप्शन ए में कार्बन, बी में हीरा, सी में सोना, डी में चांदी। तो सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। हीरा धातु है या अधातु है? तो यह ना अधातु है। और पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे कठोर अधातु है कौन? हीरा। तो हीरा के बारे में आप लोग जाने होंगे, पृथ्वी में जितने भी ज्ञात तत्व है जिनमें से सबसे कठोर कौन होती है? तो हीरा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो एक अधातु का नाम बताना है जिसमें चमक होती है। देखिए, मैं बात करूं धातु की, तो जितनी भी धातु होती है वो चमकदार होती है, किंतु अधातु चमकदार नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है अधातु जिसमें चमक होती है, तो एक ऐसा अधातु है ना जिसमें चमक होती है, और वो है आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? देखिए, अधातु होता है ना, वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वह कौन है? आप लोग देखे भी हैं, जानते भी हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ग्रेफाइट, बी लकड़ी, सी प्लास्टिक, डी हीरा। तो ना ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं? तो देखे जरूर हैं। जो आप लोग पेंसिल यूज करते हैं लिखने वाले, जो उसके अंदर का भाग काला वाला होती है ना, ठीक है, इस तरह से पेंसिल ऐसी होती है, और अंदर का भाग क्या होती है? काला, इस तरह से होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। और ये लोग भाग से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट धातु है या अधातु है? तो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आप लोग ये भी पाएंगे अधातु ग्रेफाइट ना अधातु है, ठीक है, और यह चमकदार भी होती है। आयोडीन भी चमकदार होती है, ग्रेफाइट भी चमकदार होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग चलेंगे 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रही होंगे स्क्रीन में। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? देखिए, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी सोडियम, डी मैग्नीशियम, डी सल्फेट। तो ना इसका सही जवाब होगा सोडियम, ठीक है। सोडियम है जो ठंडे जल के साथ, किसके साथ? ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। मतलब सोडियम को ना केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ ना सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो अब खुली हवा में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। तो क्या है, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर भी रखा जाता है, और क्या बोलता है, ठंडे जल के साथ ये तेजी से अभिक्रिया भी करती है, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का नाम ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहे पर, ठीक है, लोहा की बात करें तो इसे हम लोग आयरन भी बोलेंगे, ठीक है। और संकेत इसका होता है Fe। लोहा, आयरन या फेरस बोले। और जिंक की बात करें तो जेडिन, जिसका संकेत जेडिन होती है, और परमाणु संख्या 30 होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझिए, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे ऊपर ऊपर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ना इसे बोलेंगे यसद लेपन, ठीक है। यसद लेपन क्यों किया जाता है? जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? देखिए, ऐसा धातु जो हथेली में रखेंगे ना तो वह पिघलने लगेगी। तो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर में ए में है हीलियम, बी में आर्गन, सी में लोहा, डी में गैलियम, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा गैलियम। गैलियम धातु है या अधातु है? तो ये धातु है, और हथेली पर रखने से ना पिघलने लगती है। कौन? गैलियम। तो याद रखेंगे, मैं धातु से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन कराया हूँ। तो देखिए, पहला चीज ना धातु से रिलेटेड, ठीक है। सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। उसको ना हम लोग किस में रखते हैं? किसको? सोडियम को तो केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। और फिर से हम लोगों ने पढ़ा, बट मैं क्वेश्चन के साथ आगे चल रहा हूँ, अभी इसी तरह से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
देख पा रही होंगी। सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए तन्य का मतलब क्या होती है। ठीक है, तन्य का मतलब तो किसी भी धातु को ना, ठीक है, माना एक धातु है, ठीक है, अब इसको हथौड़े से मार रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यह पतली चादर की तरफ फैल गई है। ठीक है, पतली चादर की तरह क्या होगी, फैल गई। ठीक है, तो हम लोग धातु की इस गुण को क्या बोलेंगे, तन्य बोलेंगे। ठीक है, कोई भी क्या है, धातु है, लोहा हुआ है, ठीक है, आप उसे गर्म करके पीटेंगे ना तो वह पतली चादर की तरफ फैल जाएगी, तो धातु की इस गुण को हम लोग तन्य बोलेंगे। ठीक है, तन्य मतलब समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन क्या बोला है, आधार सर्वाधिक तन्य धातु है, तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन है। ऑप्शन नंबर ए सोना, बी तांबा, सी में चांदी, डी में अल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोना। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज डिस्कस करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया। तन्य का मतलब ये चीज होती है, कोई भी धातु है, माना एक धातु है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको गर्म करके या जो कुछ भी विधि द्वारा आप इसको लंबे तार के रूप में घिस सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो धातु के इस गुण को तन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्य। त आधा ना यह तन्य बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तन्य क्या चीज होती है, तो धातु को ना क्या करेंगे आप, चाहे गर्म करके कुछ पीट करके उसे आप क्या करेंगे, लंबी तार के रूप में खींचेंगे। धातु के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं। ठीक है, और जो तभी डिस्कस किए, किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बना देंगे तो वह क्या कहलाएगी, वह ना आधार वर्ध कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भी हम लोग देखेंगे 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो मैं तभी डिस्कस किया था सोडियम। इसका सही जवाब क्या होगा, सोडियम। सोडियम को ना केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बताएंगे आप लोग क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो ना सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, या खुली हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए ना क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, किसे, सोडियम को। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाती है। ध्यान देना, कोई परमाणु है, ठीक है, और वह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, इसका मतलब वह क्या है, तो याद रखेंगे अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है ना, वह विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत धनात्मक। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, जैसे अगर कोई परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और जो त्याग दिया उसको जो ग्रहण किया ना, तो क्या होती है, तो विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, बोलता है परमाणु जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो वह क्या होगा, विद्युत धनात्मक होगी। ठीक है, याद रखेंगे। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन 16 देखा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर अब 17 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, 17। देख पा रही होंगी, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको डिटेल में समझाता हूँ। माना अपने आसपास का क्षेत्र से आप कोई भी चीज उठा रही है, ठीक है, उसमें से क्या बोलता है, उसमें से कुछ धातु भी होती है, बट आप क्या है ना, इस तरह से उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो धातु को, और अगर प्राप्त भी करेंगे तो बहुत कम मात्रा में किसी तरह प्राप्त करेंगे, बहुत परेशानी होगी, खुद ही पहाड़ निकली चुहिया होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को, खनिज में बहुत सारे अशुद्धि रहेंगे, आप अपने घर आसपास से मिट्टी उठा लेंगे तो उसमें बहुत सारे अशुद्धि रहेगी। ठीक है, और वो पूरे को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, ठीक है, पूरे को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, तो ना उसे गैंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या, गैंग। बी में आयक्स। तो आयक्स के बारे में समझाया हूँ, जिस खनिज से आसानी से धातु निकाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयक्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 17 होगी। तो आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या चीज बोलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये वीडियो 20 मिनट का बन गई है, लेकिन भी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आधार वर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए आधार वर्धनीयता क्या है, ध्यान देंगे, मैं तभी समझाया था, तो मैं रीड करके समझा रहा हूँ। यहाँ पे धातुओं को, माना एक धातु ले लो, कोई भी लोहा ले लो, ठीक है, वह धातु है, को हथौड़े से पीट कर, अब इसको हथौड़े से क्या कीजिए, आप पीटिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, पीटिए। पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, हथौड़े से क्या करेंगे, पीटेंगे इसे, ठीक है। तो ये चादर की तरह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी ना। लोहा कोई रहेगा या अल्युमिनियम तो वह थोड़ी ना टूटेगी, चादर की तरह क्या होगी, फैलेगी ना। धातुओं की इस गुण को आधार वर्धनीयता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी, ठीक है। सोना और चांदी, इसको आप क्या है करेंगे ना, हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली चादर की तरह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। धातु की इस गुण को क्या बोलेंगे, आधार वर्धनीयता, ठीक है। उदाहरण द्वारा समझाइए, तो इसको उदाहरण में क्या कहेंगे, सोना और चांदी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण दें। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। बट यहाँ पे उत्तर लिखी हुई है, मैं उसे रीड करता हूँ। ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, तो ये समझ लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, धात्विक ऑक्साइड होती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होती है, जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है, जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो जिस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे में देख लीजिए अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ भी दिया गया है Al2O3। मैं बता दो अल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको बॉक्साइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्साइड। और बॉक्साइड से क्या प्राप्त की जाती है, तो ना बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जिंक ऑक्साइड, जिसका संकेत दिया है सूत्र दिया है ZnO, ठीक है। अल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें या जिंक ऑक्साइड की बात करें, ये दोनों ना उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ठीक है। समझ में आई होगी आप लोग को, ठीक है। मैं इसका PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्या है ना आप लोग उसे भी पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ध्यान दीजिए, मैं बताया था सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देख लीजिए सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, यह हवा में स्वतः जलने लगती है, हवा में क्या होती है, होने लगती है, जलने लगती है, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए सोडियम को ना अगर हम लोग क्या करेंगे, खुली हवा में छोड़ देंगे तो वह अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वह खुली हवा में जलने लगेगा और किसका निर्माण करेगा, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ध्यान दीजिए, माना सोडियम को खुली हवा में छोड़ दिया, वह आग पकड़ लेगी, तो क्या है अचानक आग पकड़ लेगी, ठीक है, आकस्मिक आग को रोकने के लिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे, मतलब अचानक कहीं पे आग लग जाएगी, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, तो उसे रोकने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को ना मिट्टी के तेल में, मतलब केरोसिन के तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे, कारण बताइए कि
धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है? ध्यान देंगे, धातु ना विद्युत धारा का संचालन क्यों करती है? हम लोग कहते हैं धातु विद्युत का सुचालक होती है, मतलब करंट पास होती है। तो धातु ऐसा क्यों करती है? तो ध्यान देना, इसमें क्या चीज है ना, कोई धातु है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होती है? बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। बहुत ही कम प्रतिरोध कहने का मतलब, प्रतिरोध क्या चीज होती है? धारा की प्रवाह को रुकावट डालती है, लेकिन बहुत कम प्रतिरोध होगी, मतलब धारा की प्रवाह में कोई रुकावट नहीं डालेगी, ठीक है, बहुत कम प्रतिरोध होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती है। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती है। समझ पाए होंगे? एक बार क्या करेंगे, अपने स्तर से भी इसे की एक बार पढ़ लेंगे। आप लोग ये देख पा रहे होंगे JCERT, ठीक है, पर्सन बैंक सह उत्तर पुस्तिका निःशुल्क वितरण हेतु 2024। कहने का मतलब ना, ये आप लोग का क्वेश्चन बैंक से है। क्वेश्चन बैंक मतलब सारा क्वेश्चन ना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन कभी पूछेगी आप लोग का एग्जाम में जो कभी आई हुई है, वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी जो कभी आई हुई ही नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ना अब 5 देखेंगे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, है ना। तो देखिए, आयरन ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड, जिसका संकेत होता है Fe2O3। सूत्र, आयरन ऑक्साइड की अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है, क्या क्या चीज है बोलिए? आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, और इसका किसके साथ अभिक्रिया होगी? आयरन ऑक्साइड का किसके साथ अभिक्रिया होगी? अल्युमिनियम के साथ। तो इसको आप लोग देख के शॉर्ट में समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखता है आयरन ऑक्साइड की अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है। देखिए, आयरन ऑक्साइड और अल्युमिनियम की ना अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, ठीक है, जिससे काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिससे काफी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। देखिए ये चीज, ये और ये अभिक्रिया किया और ये बन गया और ये बन गया, और यहाँ पे ऊष्मा भी बन गई है, ठीक है। तो अल्युमिनियम, ये अल्युमिनियम है और ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है। अभिक्रिया करती है और क्या करती है? इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक बार पूरे आप लोग इसी को अच्छी तरह से रीड कीजिए। आयरन ऑक्साइड की अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया के निम्न उपयोग हैं। अब थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो समझ पाए होंगे, एक बार फिर से डिस्कस। आयरन ऑक्साइड रहेगा और अल्युमिनियम रहेगा, उसका अभिक्रिया ना बहुत तेजी से होगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। इसका उपयोग देख लीजिए आप लोग। पहला उपयोग, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। ध्यान दीजिए, रेलवे जो ट्रैक है ना, जो पट्टी बोलेंगे, उसको क्या करने में? जोड़ने में। किसका उपयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया मतलब Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मतलब थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन, पहला उपयोग क्या है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, ठीक है। दूसरा, टूटे हुए मशीन की पुर्जों को जोड़ने में। टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में। पुर्जों मतलब समझ रहे हैं आप लोग? टूटा हुआ मशीन का कोई भी भाग है ना, उसको हम लोग को जोड़ने में, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, इसी भी क्वेश्चन बन रही है जो हम लोग पढ़े उसी से क्वेश्चन। अगर वो चीज समझ में आई होगी तो ये भी चीज समझ में आएगी। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X
तथा अल्युमिनियम का उपयोग होता है। ध्यान दीजिए, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X देख लीजिए तथा अल्युमिनियम का उपयोग होता है। तो देखिए तभी आयरन ऑक्साइड तथा अल्युमिनियम का उपयोग होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और अल्युमिनियम की अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें 1 में बोलता है ना यौगिक X को पहचाने, तो ये आयरन ऑक्साइड होगी। यहाँ पे उत्तर में दी भी है, क्या चीज बोलिए, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, बी नंबर में क्या है, अभिक्रिया का नाम दे, तो ये थर्मिट अभिक्रिया है। देख लीजिए, आयरन ऑक्साइड रहेगा, अल्युमिनियम वो तेजी से अभिक्रिया करेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आयरन ऑक्साइड तभी देख चुके थे, Ap2O3 है ना, और वह अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है और वो क्या बनाती है, तो ये फेरस अलग हो जाती है, आयरन अलग हो जाती है, और Fe2O3 प्लस ये उसमें बनाती है। आप लोग ये सारे समीकरण देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, 7। भर्जन क्या है, एक उदाहरण दी। ठीक है, क्या चीज, भर्जन। भर्जन क्या है, एक उदाहरण दी। तुम अच्छी तरह समझेंगे इसको। सल्फाइड आयक्स को, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर, ठीक है, किसको, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में, देखिएगा इसको, वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक है, और यह गर्म करेंगे तो क्या है, सल्फाइड आयक्स किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, और जो भाप में बदल जाने वाली जो अशुद्धि रहेगा ना, वह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, भर्जन। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे दिखा रही है समीकरण में Zn है, तो ये क्या है, सल्फाइड डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, गर्म किए, तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड में बदल गया। ये सल्फाइड में था ना, जिंक सल्फाइड था, ये किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में, मतलब ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, और जो SO2 था, ये अशुद्धि है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या है, इस प्रकार की जो होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भर्जन। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। एक बार अपनी तरीका से पढ़ सकते हैं। सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन का आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, समीकरण। क्वेश्चन 7 होगी, क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 देख पा रहे होंगे आप लोग। आप देखिए, हम लोग ने भर्जन देखा, अब निस्तापन देखना है। जस्ट वैसा ही है, बट इसको वायु की सीमित मात्रा में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसको, निस्तापन क्या है, एक उदाहरण दे। ठीक है, देखिए, कार्बोनेट आयक्स को, तो भर्जन में हम लोग क्या देखे थे, सल्फाइड आयक्स को। अभी कौन सा आयक्स को, कार्बोनेट आयक्स को, मतलब CO3 आयक्स को। ठीक है, को सीमित वायु की उपस्थिति में, तभी वायु की उपस्थिति में, अभी सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु की अनुपस्थिति में आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, तभी भर्जन में भी वह ऑक्साइड में बदल गया था, निस्थापन में भी किस में बदल जा रही है, ऑक्साइड में। ठीक है, बदल जाती है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। तो आप लोग ना भर्जन और निस्थापन एक बार दोनों को कंपेयर करके अच्छी तरह से पढ़िए इसको। ठीक है, भर्जन में क्या था ना, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह क्या होती है, ऑक्साइड में बदल जाती है, और जो अशुद्धियां बनती है ना, वह गैस के रूप में क्या हो जाती है, भाप के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग भर्जन कहते थे। लेकिन निस्थापन में क्या है, देख लीजिए, कार्बोनेट आयक्स को क्या करते हैं, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं
मतलब वायु की अनुपस्थिति में कहीं कहीं आप लोग पाएंगे इसको, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है, ठीक है। ऑक्साइड में बदल जाती है और जो भाप बनती है उस अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन। एक बार आप लोग इसको जरूर पढ़ लिए, आप लोग को पीडीएफ तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिए, खनिज और अयस्क, मैं ये बताया था कि अपने आसपास तुम जहाँ हो वहाँ से मिट्टी उठा लो, वह खनिज है, ठीक है। और अयस्क क्या चीज़ है, अगर आप जहाँ से मिट्टी उठाए उनमें से कुछ धातु निकाला जा सकता है तो वह अयस्क है। अगर उससे आप मिट्टी उठाए उनमें से धातु नहीं निकाल सकते तो वह खनिज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, सभी खनिज अयस्क नहीं है, सभी खनिज अयस्क नहीं है। जैसे देख लीजिए, आप मिट्टी उठा लिए, आप इसमें धातु नहीं निकाल सकते हैं, मतलब वह अयस्क नहीं है। अगर इससे धातु निकाल पाएंगे तो वह अयस्क है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं है। दूसरा, सभी खनिज से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे खनिज है और इसे धातु नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, सभी खनिज से। लेकिन कुछ खनिज से निकाला जा सकता है, और जो खनिज से धातु निकाल सकते हैं ना, उसे हम लोग अयस्क बोलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, भूपर्पटी में मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब अयस्क के बारे में देखिए, ठीक है, इसके बारे में, अयस्क के बारे में। अयस्क, सभी अयस्क खनिज हैं। सभी अयस्क क्या है, खनिज। मैं एग्जांपल दिया था, आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र से मिट्टी उठा लिए, ठीक है, वह खनिज है। अगर इससे आप क्या निकाल पाए हैं, धातु, क्या निकाल पाए, धातु, धातु निकाल पाएंगे ना ये खनिज से, तो हम लोग ये खनिज को अयस्क बोलेंगे, ठीक है। और सभी अयस्क, जितना भी अयस्क है उसे हम लोग खनिज कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखता है सभी खनिज अयस्क है, सही है, ठीक है। दूसरा, सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है, सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग ना इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो आप लोग को मिल जाएगी। एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ एक बार आप पीडीएफ से भी रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10th, भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिए, भर्जन में बताया था सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाती है, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, ऑक्साइड अयस्क में या हाइड्रोक्साइड अयस्क में बदल जाती है। तो देख लीजिए, भर्जन यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु को उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिए, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है और इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। निस्तापन क्या चीज है, या ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। निस्तापन क्या है, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए, निस्तापन की प्रक्रिया में क्या है ना, अयस्क को किसकी उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं रहती है तो गर्म किया जाता है, ठीक है, समझ पाए होंगे। क्वेश्चन 10 समाप्त होगी। तो मैं इस वीडियो में इतना ही चलता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ सेंड करूँगा, दोनों वीडियो के बाद इस पार्ट का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मैं सारे टॉपिक का इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को और मेरी ओर से बधाई रहेगा कि आप लोग ना एग्ज़ाम में अच्छे करने के लिए वीडियो भी देखिए और साथ में